हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है कि पीएन संधि डायोड के उपयोग से अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो पीएन संधि डायोड के उपयोग से हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी पर पूरा डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको साइड में फोटो भी लगा दूंगा इस क्वेश्चन का। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है ये 1-2 नंबर या 3 नंबर में नहीं पूछे जाते। ये जब भी पूछता है 5 नंबर में पूछा जाता है। तो 5 नंबर तो इजी नहीं होगा, बहुत ही एक्सप्लेन करना होगा। तो देख रहे हैं मैं सब कुछ लिखा हुआ हूँ, सब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझते हैं और ध्यान से आप समझेंगे तो सब याद हो जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि इतना इजी टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना। मैं कह दूँ कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी याद होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता ये टॉपिक। कारण ये है कि उनको बेसिक क्लियर नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यदि आपको बेसिक भी नहीं पता है फिर भी आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पीएन संधि डायोड के लिए उपयोग से अर्ध तरंग दृष्टिकारी। एक होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो इस वीडियो में हम जानेंगे। एक और पूछा जाता है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है और उसका भी परिपथ सहित चित्र सहित आपको क्या करना होता है, उसकी कार्यविधि को समझाना होता है। वो हम अगले वीडियो में आपको करा देंगे, निश्चिंत रहना है। तो इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। अब सबसे पहला इसमें ये बात आता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते किसे हैं, ये क्या होता है। तो देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी जानते हैं क्या होता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है वो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, मतलब बदल देता है। समझ गए, मतलब एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, जो है प्रतिवर्ती जो क्या है अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, ठीक है। तो यही बात हम थोड़ा सा पहले लिखेंगे, ये सब आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में डिस्ट धारा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो होता है वो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। पहली बात आपको समझ में आ गया। आते हैं दूसरे पर। दूसरा में सबसे पहले इतनी बात लिखकर उसके बाद लिखना होता है कि परिपथ की बनावट। ये जो परिपथ है इसकी बनावट कैसी है ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन तब आप कर पाएंगे जब इस सभी को समझेंगे। आपको तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम समझाते हैं आपको। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये आपको ये कुंडली है, ठीक है। इधर वाले को प्राथमिक कुंडली कहते हैं जो है P, ठीक है। और इधर वाला ये जो कुंडली बना हुआ है इसे सेकंड कुंडली कहते हैं, मतलब द्वितीय कुंडली है। और इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों को मिलने से यही तो ट्रांसफॉर्मर है ना, समझ पाए। तो अब देखिएगा प्राथमिक कुंडली में हमने किससे जोड़ा हुआ है, एक एसी जो करंट होता है, मतलब प्रतिवर्ती धारा जो होता है, प्रतिवर्ती धारा के स्रोत से हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता भी कहते हैं। समझ में आ गया। और दूसरी बात जो सेकंड द्वितीय कुंडली है इसको हमने, ये पीएन संधि डायोड है। ये क्या है, एक डायोड है जिसे इधर वाला पीएन होता है, पी होता है, और इधर वाला जो होता है एन क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो ध्यान से समझेंगे, ये डायोड है तो पीएन संधि डायोड है। तो द्वितीयक जो कुंडली है वो पीएन संधि डायोड से भी जुड़ा है और उसके साथ साथ एक प्रतिरोध के साथ भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। तो ये देखिए प्राथमिक कुंडली केवल प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है, प्रतिवर्ती धारा से, और द्वितीयक जो कुंडली है वो पीएन मतलब एक डायोड से भी जुड़ा हुआ है, पीएन संधि डायोड, और उसके बाद एक प्रतिरोध जो आर है इससे भी जुड़ा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और बात याद रखेंगे कि जो
जो क्या है AC, मतलब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इनपुट देते हैं, मतलब यहां से हम निवेशी वोल्टता, निवेशी धारा को, वोल्टता को हम यहां से देते हैं और इधर से क्या होता है, निर्गत धारा निकलता है। मतलब इधर से इनपुट हम देंगे, इधर से हम AC धारा देंगे तो इधर से DC धारा क्या कहेगा, निकलेगा। वही लिखा गया है निर्गत वोल्टता। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। यहां से पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहना है। कुछ भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है परिपथ की बनावट। हमने लिखा है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। देखिए हमने लिखा है कि ये क्या है हमने ये कहा कि ये पूरा ट्रांसफार्मर है, तो हमने कहा जब किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को, ये प्राथमिक कुंडली है ना, तो जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को एक AC मतलब प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वही बात हमने लिखा ना, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को किससे, एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली S को PN संधि डायोड तथा प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली जो S है उसको PN संधि डायोड तथा एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। वही बात हमने लिखा है, तथा द्वितीय कुंडली S को PN संधि डायोड तथा प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। तो जो निर्गत वोल्टता है, जो क्या है, आउटपुट वोल्टता है, निर्गत मतलब निकलने वाली जो वोल्टता है, निर्गत वोल्टता, वो प्रतिरोध के सिरों पर, ये प्रतिरोध का सिरा है ना, तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होता है। मतलब यहां पर देख रहे हैं इन दोनों सिरों पर ही उत्पन्न होगा। यही बात हम कह रहे हैं कि जब निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही उत्पन्न होता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि परिपथ की बनावट कैसे है। आप कहेंगे जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को AC मतलब प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली को PN संधि डायोड तथा प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, तो निर्गत वोल्टता क्या होता है, तो निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। मैं आशा करता हूं कि सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप, जो भी हमने 2-3 बार आपको बोलकर समझा दिया। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा, 1-2 बार और सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहे होंगे ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं और द्वितीय कुंडली को PN संधि डायोड और एक प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो निर्गत वोल्टता है वो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। यही तो, इतनी ही बात तो हमने यहाँ पे बोला है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और द्वितीय कुंडली S को PN संधि डायोड तथा प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, और तो निर्गत जो वोल्टता है वो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात कि इसका ये हमने परिभाषा के तौर पे ये लिख दिया, उसके बाद ये परिपथ की बनावट हो गया। उसके जस्ट नीचे आपको ये फिगर को बना लेना है, इसके मतलब जस्ट नीचे आपको ये फिगर बनाना है। उसके नीचे आपको फिर से हेडिंग डालना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की कार्यविधि। अब इसका कार्यविधि क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है, उसको भी एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और यही पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है, ये ज़्यादातर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये भी समझ में आएगा। निश्चिंत रहना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डीप में यहाँ पे डिस्कस होगी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरे AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप समझेंगे तो देखिए यहाँ पे कहा है निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता को धनात्मक अर्धचक्र में, मतलब ये निवेशी प्रत्यवर्ती, हमने कहा ना निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता हम इसको कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब वो इससे जब पीछे हमने पढ़ा था, जब तरंग हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था, ये मान लेते हैं तो यहाँ पे मतलब ये इस तरीके से तरंग चलता है। तो हमने आपको उसमें बताया था कि जो तरंग का ऊपर का सिरा होता है ये धनात्मक होता है और नीचे जो तरंग आता है वो ऋणात्मक होता है। ये हमने बात बताया था ना। तो वही बात यहाँ पे पूछा जाता है, वही बात कहा जाता है कि जैसे धारा भी चलता है ना, विद्युत धारा, तो इसी तरीके से वो भी चलता है प्रतिवर्ती धारा में। तो वही कहा जा रहा है जब निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, तो ये धनात्मक अर्धचक्र है कि नहीं, ये धनात्मक है, आधा चक्कर ये पूरा यहाँ तक जाएगा तब जाकर एक चक्कर होगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये पूरा एक चक्कर कब होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो एक चक्कर हो जाएगा, फिर से यहाँ से उठेगा यहाँ तक जब जाएगा तो दूसरा चक्कर हो रहा है, एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट, एक यहाँ पे। समझ पा रहे हैं। तो वही बात कहा जा रहा है निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में, तो ये धनात्मक अर्धचक्र यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, ऊपर वाला धनात्मक होता है ना। तो धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली के सिरों AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। मतलब जब यहाँ पर ऐसे ही प्राथमिक कुंडली मतलब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता के धनात्मक चक्र में जो द्वितीय कुंडली के AB सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि AB जो सिरा है ना, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ तो P की ओर धनात्मक सिरा उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब ना कि PN संधि जो डायोड है वो अग्र अभिनत की तरह कार्य करने लगता है, अग्र अभिनति या अग्र दिशी के भांति कार्य करने लगता है। तो वही बात कहा जाता है कि जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता के धनात्मक सिरा, ठीक है, धनात्मक सिरा द्वितीय कुंडली के AB सिरे के धनात्मक पर क्या होता है, जुड़ा होता है। वही बात कहा जा रहा है ना, जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता का धनात्मक अर्धचक्र, निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता का धनात्मक अर्धचक्र द्वितीयक कुंडली के सिरे AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो PN संधि डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। देखिए डबल हमने लिख दिया है, अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, यहाँ पे डबल लिख दिया है हमने, अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। यहाँ बात पहले यहाँ तक आप समझिए, हमने आपसे कहा ना कि जब यहाँ पर धनात्मक AP जो होगा AP, तो AP के सिरे AB के सिरे पर धनात्मक क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, और जब धनात्मक होगा तो PN संधि डायोड जो होता है वो अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करने लगता है। अब क्यों समझ में नहीं आता, तो जानते हैं क्यों? यहाँ पे जो अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करने लगा तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वेश्चन रहेगा कि सर क्यों अग्र अभिनति की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए आपको अग्र अभिनति पढ़ना होगा। अग्र अभिनति जब आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा। अभी आपसे पूछ लिया जाए अग्र अभिनति किसे कहते हैं तो याद नहीं है। तो जब डीप में आप नहीं समझे हुए होंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने एक और बात आपको बताया था कि अग्र अभिनति में जब क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जब वही बात कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर PN संधि डायोड अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करने लगता है तो जो प्रतिरोध का ये जो CD सिरा है इससे विद्युत धारा मतलब इससे जो निवेशी जो वोल्टता है वो प्रवाहित होती है। निवेशी विद्युत धारा मतलब जो धारा होती है वो बहती है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में, निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, अभी केवल यहां तक हुआ है, धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष, द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। तो PN संधि डायोड अग्र अभिनति के भांति व्यवहार अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध CD, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध CD के सिरे में धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध CD सिरे में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। वही हमने कहा ना, क्या कहा कि जब PN संधि डायोड अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है।
ये हमने पहले ही आपको अग्र अभिनति में ही हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। उसके बाद कहा जा रहा है तथा, अब समझिएगा जस्ट इसके अपोजिट अब बोल रहे हैं, तथा प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में, प्रतिवर्ती बोल्टता, प्रतिवर्ती मतलब निवेशी प्रतिवर्ती बोल्टता भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वही कह रहे हैं कि निवेशी प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में, जब ये ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक होता है। मतलब जब धनात्मक था तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, और अब क्या हो जाएगा, अब ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक हो जाएगा। नीचे वाला से तो कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या हो गया, ये ऋणात्मक के भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। जब द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो जब ऋणात्मक होता है तो P के साथ ऋणात्मक जुड़ा ना, तो अब जाकर जो पीएन संधि डायोड होगा वो अग्र अभिनति की तरह व्यवहार नहीं करेगा, अब फिर से पश्च अभिनति की तरह, या हम कह सकते हैं उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करेगा। किसके, उत्क्रम अभिनति। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं नीचे, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करेगा। तो वही बात कर रहे हैं, जिसके कारण प्रतिवर्ती, मतलब कहाँ तक हम थे, ठीक है, यहाँ तक थे ना, जिसके कारण प्रतिवर्ती धारा CD में सिरों पर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिवर्ती धारा के CD सिरों पर धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद हमने यहाँ से बोला था तथा जब प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में, ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष AB में ऋणात्मक होता है, द्वितीय कुंडली के सापेक्ष AB ऋणात्मक होता है, तब संधि डायोड उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है। तो संधि जो डायोड होता है, ये पीएन संधि डायोड, वो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध के CD के सिरों से धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण प्रतिरोध के CD सिरों से जो धारा होती है वो प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है कि जिसको समझ में नहीं आता। देखिए इसमें दो ही स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि यदि निवेशी प्रतिवर्ती बोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के AB के सापेक्ष यदि यहाँ पे धनात्मक होगा तो अग्र अभिनति की तरह पीएन संधि डायोड जो है वो अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध के CD जो सिरा है इसमें धारा प्रवाहित होगी। परंतु यदि निवेशी प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में जो द्वितीय कुंडली के AB सिरा यदि ऋणात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण प्रतिरोध का जो CD सिरा होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही है कार्यविधि जो कि हमने धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करके आपको बताया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी मैं कहूँगा कि यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, बट मैं यही कहूँगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए, एक दो बार आप समझेंगे सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पर मैं पूरा, मुझे विश्वास है कि शायद आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अंततः आपको अतः नीचे करके एक बात है यहाँ पे, वही बात को पूरा छोटा में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होता है। मतलब यहाँ पे कहा पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, ठीक है, जो पीएन संधि डायोड के जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी के, ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक जो अर्धचक्र होता है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के जो धनात्मक अर्धचक्र होता है, धनात्मक अर्धचक्र में ही प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होता है। मतलब धनात्मक अर्धचक्र जब होगा, मतलब यहाँ पे जब धनात्मक अर्धचक्र होगा तभी जाकर क्या होगा, जो प्रतिरोध है उसमें धारा प्रवाहित होगा। तो ये आप नीचे चाहें तो लिख सकते हैं।
तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने पूरा डीप में डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यदि आप नए हैं तो खासकर मैंने कहना चाहूँगा कि हमने पूरा फिजिक्स का VVI क्वेश्चन करा दिया है, केमिस्ट्री का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और जल्दी आपका वन शॉट का वीडियो जो आगे का सीरीज चल रहा है उसका आएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको फिजिक्स का वन शॉट चाहिए पहले या केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।